बच्चों कल हम पेज नंबर 14 पे कलकत्ता तक पहुंचे थे, पेज 14 कलकत्ता, ठीक है। सो कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स। अब हमारा नया हेडिंग है कंपनी ऑफिशियल्स नवाब्स कैसे बने, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले तो नवाब का मतलब क्या है। तो देखो नवाब का मतलब है कि भाई कंपनी को ज्यादा पावर और ज्यादा अथॉरिटी मिल गई, पर इसका मतलब कुछ और भी है। हर कंपनी के सर्वेंट के पास, मतलब हर कंपनी का सर्वेंट, हर कंपनी का जो भी नौकर था वो चाहता था वो नवाब की लाइफ जिए। बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो बंगाल के एक्चुअल नवाब थे, जो सच्ची में राजा थे, नवाब थे, उनको अपनी जमीन देनी पड़ी और बहुत सारा पैसा देना पड़ा इन कंपनी को। रॉबर्ट क्लाइव जो इंडिया में गवर्नर जनरल बन के आया था, वो खुद इंडिया से बहुत सारा पैसा कमा के गया जब वो वापस ब्रिटेन गया। वो मद्रास आया था इंग्लैंड से 1743 में 18 साल की उम्र में। 1767 में वो उसने इंडिया छोड़ा ना, तो उसके पास बहुत सारा पैसा था। कितना पैसा था? 401,102, ठीक है, इतने पाउंड्स थे उसके पास। और जब उसको व्हेन ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल, रॉबर्ट क्लाइव को 1764 में गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया। तो उसको इसलिए बनाया गया था कि भाई करप्शन खत्म कराए, वो कंपनी में करप्शन खत्म कराए। पर जब उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1772 में क्रॉस एग्जामिन किया तो वो खुद ही करप्शन वाला निकला, ठीक है। फिर आखिर उसने मतलब उसको दोषी पाया गया और शर्म से उसने सुसाइड कर लिया 1774 में, ठीक है। तो मतलब 18 साल की उम्र में रॉबर्ट क्लाइव इंडिया आया था और कुछ नहीं लेके आया था, ऐसे ही नॉर्मली आया था। और मतलब इतना सारा कमा के वो वापस गया और उसको खुद को जनरल बनाया गया है इंडिया में कि भाई अगर कोई अंदर ही अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम हो किसी की, भाई करप्शन हो तो तू सॉल्व कर। पर वो तो खुद ही मतलब खुद ही करप्ट निकला, ठीक है। तो उसने आखिर 1774 में रॉबर्ट क्लाइव ने खुद को जान दे दी। पर सारे क्लाइव की तरह सब लोग पैसे नहीं कमा पाए। कुछ लोग इंडिया में आके डिजीज की वजह से और वॉर की वजह से मर गए। कुछ लोग मतलब कुछ लोग करप्ट नहीं थे, झूठे नहीं थे। कुछ लोग मतलब ऐसे गरीब आते थे और वो खाली एक ही चाहते थे कि इंडिया से इतना कमा के जाएं और वहां ब्रिटेन में जाके बहुत अच्छी लाइफ जिए, ठीक है। तो वापस अगर वहां यहाँ इंडिया से कमा के वो वापस वो गरीब ब्रिटेन के जो गरीब लोग इंडिया के कमा के वापस वहां जाके रहते थे, तो वहां उनको नबोब कहा जाता था। मतलब नवाब ही हुआ, भाई राजा जैसी लाइफ जीते थे, नबोब्स, ठीक है। और काफी बारी उनको ब्रिटिश कार्टून्स में भी दिखाया जाता था, भाई किस तरह से ये लोग कैसे अमीर बन के आ जाते हैं। नबोब मतलब वो ब्रिटिशर्स उनको नबोब्स बोलते थे। कंपनी रूल एक्सपांड कैसे हुआ? अगर हम एनालाइज करें प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 to 1857, सर्टेन की एस्पेक्ट्स इमर्ज। मतलब अगर आप देखो कि किस तरह से इंडियन स्टेट्स मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे 1757 से 1857 में कैसे मतलब किस तरह से इन्होंने जीते हैं, तो आप कुछ नई चीजें देखोगे। कंपनी कभी भी किसी पे अटैक मतलब जो जिस टेरिटरी को जानती नहीं थी उस पे अटैक नहीं करती थी और वो वहां पे अपना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक मेथड चलाती थी ताकि वो टेरिटरी एनेक्स कर सके। एनेक्स करना मतलब जीतना। बक्सर का बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। उसके बाद कंपनी ने इंडियन स्टेट्स में, इंडियन के राज्यों में अपने ही रेजिडेंट्स रख दिए। रेजिडेंट्स मतलब वो ब्रिटिशर्स द्वारा अपॉइंट किए गए अच्छी पोजीशन वाले लोग होते थे जो राजा, खुद को राजा ही समझ लेते थे। वो उनकी डेफिनेशन लिखी हुई है। दे वर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। एक एजेंट की तरह होते थे और उनका काम था कंपनी का फायदा, बस यही काम था। थ्रू द रेसिडेंट्स द कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। सो रेसिडेंट की मदद से जो कंपनी ऑफिशियल्स थे
वो इंडियन स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स में वो लोग टांग अड़ाने लगे। वो डिसाइड करने लगे कि भाई थ्रोन का सक्सेसर कौन है। थ्रोन मतलब गद्दी, राजा की गद्दी पे कौन बैठेगा, ये रेसिडेंट्स डिसाइड करते थे। रेसिडेंट्स कौन थे? रेसिडेंट्स एजेंट्स थे जो ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किए थे अपना पावर बढ़ाने के लिए। कभी कभी कंपनी फोर्स करती थी स्टेट्स को सब्सिडरी एलियंस साइन करने के लिए। सब्सिडरी एलियंस क्या था? सब्सिडरी एलियंस फोर्स करती थी कंपनी फोर्स किंग्स टू साइन सब्सिडरी एलियंस। सब्सिडरी एलियंस साइन करने के लिए उनको जबरदस्ती करते थे। क्या था सब्सिडरी एलियंस? उस सब्सिडरी एलियंस के हिसाब से जो इंडियन रूलर्स थे वो अपनी आर्मी नहीं रख सकते थे, मतलब वो अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं रख सकते थे। उनको कंपनी प्रोटेक्ट करेगी, उनको मतलब इंडियन रूलर्स को अपनी सेना नहीं रखनी है, कंपनी उनको प्रोटेक्ट करेगी कभी भी उनपे कुछ हमला हो रहा है। But had to pay for the subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection। और उनको पेमेंट देनी होगी, अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को पेमेंट देनी होगी उस फोर्सेस के लिए। मतलब जबरदस्ती। देखो अब हर राजा के पास अपनी सेना होती थी तो उनको बोलते थे लड़ाई में आपको अपनी सेना नहीं भेजनी है, हमारी कंपनी से सेना लेके भेजनी है, हम प्रोटेक्ट करेंगे और उसके लिए आपको हमें पैसे देने हैं, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब जबरदस्ती उनसे सब्सिडरी एलियंस साइन कराते थे और बहुत सारा पैसा लेते थे उसके नाम पे। और अगर जो इंडियन रूलर्स जिसने ये सब्सिडरी एलियंस साइन कर दी और वो अगर सपोज की पेमेंट नहीं दे पाए तो वो क्या करते थे, उनका राज्य ही जीत लेते थे, मतलब पेनल्टी के दौर पे उनकी टेरिटरी छीन लेते थे। जैसे कि रिचर्ड वेलेस्ली था जो कि गवर्नर जनरल था, रिचर्ड वेलेस्ली, ठीक है। 1789 से 1805 तक वो गवर्नर जनरल था। तो उसने नवाब अवध के नवाब को फोर्स किया था कि तू अपनी आधी टेरिटरी कंपनी के नाम कर दे 1801 में, क्योंकि उसने वो सब्सिडरी एलियंस साइन किया था और पैसे नहीं भर पाया था। और हैदराबाद में भी ऐसे ही जबरदस्ती उनकी टेरिटरी छीन ली गई थी। तो इस तरह से कंपनी मतलब लूटने लगी थी, किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी नाम पे इंडियन राजाओं को लूटने लगी थी और उनको अपने हाथ में करने लगी थी। अब एक बहुत महान राजा आया जिसका नाम था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। कंपनी ने मतलब अपना जो मिलिट्री था वो और डेवलप किया। उसको लगा कि भाई अभी कुछ ऐसे महान राजा हैं वो हमको प्रॉब्लम दे सकते हैं। जैसे कंपनी अब कलकत्ता, अवध, हैदराबाद ये सब जीतने के बाद अब किस पे अपनी नजर लगाए बैठी थी, अब मैसूर पे। मैसूर कहाँ आया? इंडिया के साउथ में है, ठीक है, इंडिया के साउथ में मैसूर है। मैसूर बहुत ज्यादा एक ताकतवर राज्य था, स्टेट था इंडिया में। और कौन मैसूर को रूल करता था? मैसूर को रूल करता था हैदर अली और उसका फेमस बेटा टीपू सुल्तान। मैसूर ने क्या किया, मैसूर में मालाबार पोस्ट था, वहां पे ये कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वहां से वो पिपर और कार्डमम खरीदते थे। पिपर और कार्डमम का मतलब काली मिर्ची और वो कार्डमम वगैरह खरीदते थे। 1785 में टीपू सुल्तान ने ये सब स्टॉप करा दिया, मतलब उसने सैंडलवुड का मतलब सैंडलवुड होता है इस तरह से, मतलब स्किन पे लगाते हैं, उससे स्किन अच्छी होती है, ठीक है। ये मतलब हरिद्वार वगैरह में मिलता है, इस जगह मिलता है सैंडलवुड। और फिर पिपर मतलब मिर्ची एंड कार्डमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम, उसने अपने राज्यों में ये बंद करवा दिया। एंड दिस अलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी, और उसने अपने राज्य के जो भी मर्चेंट्स थे, जो भी लोकल मर्चेंट्स थे, सबको बोल दिया कि आपको कंपनी से ट्रेडिंग नहीं करनी है। उसने अपनी जो रिलेशनशिप थी फ्रेंच के साथ भी डेवलप की, ठीक है। फ्रांस उसने क्या किया, मतलब देखा ना ब्रिटिशर्स ऐसे कर रहे हैं
तो उसने टीपू सुल्तान ने इंटेलिजेंटली अपने रिलेशन फ्रांस वालों के साथ, फ्रेंच, क्योंकि फ्रांस वाले भी इंडिया के साथ बिजनेस करना चाह रहे थे, तो उसने फ्रांस वालों के साथ अपनी जो है रिलेशन स्ट्रॉन्ग की और उसने फ्रांस की मदद से अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया। अब ब्रिटिशर्स को गुस्सा आ गया, क्यों? क्योंकि उन्होंने जीत ही जीत देखी थी, इंडिया में आए थे, राजाओं को दबा रहे थे, सब्सिडरी एलियंस साइन करा रहे थे, और टीपू सुल्तान है कि उनके हाथ में ही नहीं आ रहा था, जो कि मैसूर का राजा, मैसूर का शेर कहलाता था। ब्रिटिशर्स को गुस्सा आया और उन्होंने हैदर और टीपू में अपना बहुत बड़ा दुश्मन देखा। उन्होंने देखा कि ये लोग तो हमारे लिए डेंजरस हैं और उनको लगा कि इनको तो खत्म करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने टीपू सुल्तान और हैदर अली टीपू सुल्तान का फादर और टीपू सुल्तान खुद, उन दोनों के साथ इन्होंने 1767 से 1769 पहली लड़ाई लड़ी, फिर 1780 से 84 दूसरी लड़ाई लड़ी, 1790 से 92 तीसरी लड़ाई लड़ी और 1799 में चौथी लड़ाई लड़ी। इस तरह से इन्होंने 4 लड़ाइयां लड़ी टीपू सुल्तान के साथ। लास्ट वाली बैटल जिसका नाम था बैटल ऑफ सेरिंगापट्टम, ठीक है, टीपू सुल्तान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने कब हारा? लास्ट में बैटल ऑफ सेरिंगापट्टम में हारा, ठीक है। बैटल ऑफ सेरिंगापट्टम में कंपनी ने मतलब आखिर जीत हासिल कर ली और टीपू सुल्तान को किल कर दिया गया, मार दिया गया, और उसको अपना जो उसका मैसूर का जो कैपिटल था सेरिंगापट्टम वो दे देना पड़ा, ठीक है। तो फिर मैसूर को किसको दे दिया गया? वुडियर्स को दे दिया गया और वो चलाने लगे और सब्सिडरी एलियंस उस पर भी डाल दिया गया, ठीक है। अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वुडियर्स, मतलब वो जीत मतलब इन्होंने जो जीत हासिल की थी इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने, उसमें ये मैसूर भी शामिल हो गया और वो उसको भी उन्होंने सब्सिडरी एलियंस में डाल दिया, ठीक है। इसके बाद अब मतलब देखो मैसूर भी जीत लिया, साउथ भी जीत लिया। अब पेज नंबर 18 पे आते हैं। पेज नंबर 18 पे अभी ब्रिटिशर्स ने मराठास के साथ भी वॉर की, उनके साथ भी झगड़ा किया। लेट 18th century the company also sought the curb and eventually destroy मराठा पावर। अब इनकी नजर किस पे थी? मराठाओं पे थी, उनका पावर डिस्ट्रॉय करना था। अब महाराष्ट्र पे नजर थी, ठीक है। आप देखो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे एक इंडिया का हिस्सा खराब कर रही है, मतलब हिस्सा अपना हथिया रही है, उन राजाओं पे मतलब अपना शासन चला रही है। अब इनकी नजर मराठाओं पे थी, अब उसका पावर को नष्ट करना चाह रहे थे। मराठाओं ने भी ब्रिटिशर्स के सामने बहुत बहादुरी दिखाई, जैसे कि टीपू सुल्तान ने दिखाई थी। टीपू सुल्तान चौथी बारी में हारा था, बैटल ऑफ सेरिंगापट्टम चौथी बारी में हारा था। 3 बारी उसने उनको कब्जा करने ही नहीं दिया था, और चौथी बारी भी टीपू सुल्तान ऐसे ही नहीं हारा था। कंपनी ने 2 और लोगों के साथ हाथ मिला के इस पर अटैक किया था। कंपनी ने मराठा और निजाम ऑफ हैदराबाद की मदद से उस पे हमला किया था। मतलब 2 राजाओं ने और एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलके टीपू सुल्तान पे हमला किया था, इसीलिए वो हारा, ठीक है। मतलब निजाम ऑफ हैदराबाद को और मराठाओं को अपने साथ मिला लिया था कंपनी ने, तो हारा बैटल ऑफ सेरिंगापट्टम में टीपू सुल्तान। मतलब इतना ज्यादा महान था वो राजा। इसके बाद मराठा भी बहुत फेमस हैं, ठीक है। मराठा भी अपनी ब्रेवरी के लिए फेमस हैं। कंपनी को अब ये लोग भी अखरने लगे कि भाई ये लोग तो पावरफुल हैं, हमें बिजनेस नहीं करने देंगे। अब तो उनका बिजनेस करना काम ही, अब तो बिजनेस तो करना था, उनको इंडियन टेरिटरीज भी एनेक्स करनी थी। एनेक्स करना मतलब कब्जे करने थे, ठीक है। सो इन्होंने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में की, और मराठाओं का राजा था वो दिल्ली पे राज करें, पर वो पूरा सपना ही टूट गया। और मतलब उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया। मतलब कंपनी ने क्या किया, मराठाओं को जीत लिया उनके राज्य, और उनको अलग अलग सरदारों के अंदर डिवाइड कर दिया। दिल्ली तो जीतने नहीं दिया, उल्टा मराठाओं को ही डिवाइड कर दिया। मतलब सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले,
ये चार सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले, सो ये चारों मतलब इन चारों सरदारों के अंडर छोटे छोटे स्टेट्स बना दिए कंपनी ने मराठा के। और उनको मतलब उनको किससे, पूना में उनको रिपोर्ट करना होता था इन चारों को, ठीक है। तो महादजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस वर टू फेमस एंड स्टेट्समैन ऑफ द लेट 18th सेंचुरी। तो ये दोनों मराठा फेमस सोल्जर्स थे और मतलब ये मतलब 18वीं सदी में ये बहुत ही उभर के आ गया है। मराठास वर subdued in series of wars. In the first war that is happened with the treaty of Salwai there was no clear victor. अब मराठाओं से भी वॉर होती रही, मतलब मराठा भी आपने देखा मराठाओं को भी डिवाइड कर दिया कंपनी ने, मतलब दिल्ली में तो जीतने नहीं दिया। और जो 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी उसके बाद मराठाओं को डिवाइड कर दिया उनका पावर। तो मराठाओं को भी मतलब बहुत उनको कंपनी मराठाओं को भी अपने कर्ज तले दबाती रही वॉर पे वॉर करके। In the first war that ended in 1782 with the Treaty of Salbai, there was no clear victor. सबसे पहली वॉर कंपनी ने मराठाओं के साथ कब लड़ी? 1782 में और ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन की, ठीक है। सबसे मराठाओं के साथ फर्स्ट वॉर कंपनी ने कब लड़ी? फर्स्ट वॉर कंपनी ने 1782 में लड़ी और ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन की, ठीक है। उसमें कोई क्लियरली जीता नहीं था। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803-1805 वॉज फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स, ठीक है। और दूसरी जो मराठाओं के साथ वॉर थी वो 1803 से 1805 में लड़ी गई और रिजल्टिंग इन ब्रिटिश गेनिंग ओडिशा एंड टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली, ठीक है। जब दूसरी वॉर हुई, जब ब्रिटिशर्स के साथ मराठाओं की दूसरी वॉर हुई, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स के साथ सेकेंड वॉर हुई मराठाओं की, तब क्या हुआ? दूसरी वॉर कब हुई? 1803 से 1805 तक हुई, ठीक है। 1803 से 1805 तक हुई और वो अलग अलग फ्रंट्स पे हुई, ठीक है। टेरिटरीज रिजल्टिंग इन ब्रिटिश गेनिंग ओडिशा एंड टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा, दिल्ली। तो क्या क्या जीत लिया ब्रिटिशर्स ने इसमें? ओडिशा जीता, फिर आगरा जीता और दिल्ली जीता, ठीक है। पहली वॉर में इनसे ट्रीटी ऑफ सालबाई एक ट्रीटी थी, इसमें भी मतलब ब्रिटिशर्स का कुछ ऐसा ही होगा भाई, जो इंडियंस को हैरान करने की कोई ट्रीटी थी वो भी। उसके बाद फिर जो सेकंड थी मतलब सेकंड वॉर में फिर ये सब मतलब ओडिशा, आगरा और दिल्ली जीते, ठीक है। और फाइनली जब तीसरी वॉर हुई, तीसरी इनके साथ वॉर हुई 1817-19 में, उन्होंने मराठा पावर को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया, ठीक है। थर्ड वॉर में मराठाओं के साथ जब थर्ड वॉर हुई अंग्रेजों की, उसे एंग्लो मराठा वॉर कहते हैं, एंग्लो ANGLO, एंग्लो मराठा वॉर 1817-1819 में हुई। में 1819 में हुई, जिसमें उन्होंने मराठा पावर को क्रश कर दिया, ठीक है, मराठा पावर को तहस-नहस कर दिया, ठीक है। और जो पेशवा था, मतलब जो मराठाओं का पेशवा होता था, जो मतलब मराठाओं का एक राजा जैसा ही होता था, अच्छी पोजीशन पे राजा ही था, मतलब राजा जैसा नहीं, पेशवा राजा ही होता है। जैसे बंगाल में नवाब कहते थे वैसे यहाँ पेशवा कहते थे। तो पेशवा को हटा दिया गया और उसको बिठूर भेज दिया गया, कानपुर के बाजू में बिठूर करके है, और उसको वहां पेंशन दी जाती थी। और उसका मतलब सारा जो मराठाओं का सारा उन्होंने अंपायर जीत लिया, मतलब उसके राजा को कानपुर भेज दिया और वहां भाई तू जाके रहे, हम तेरे को महीने महीने पेंशन देंगे और भाई तेरा सब कुछ हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो मराठाओं को भी जीत लिया कंपनी ने, देखो बंगाल को जीता, फिर मैसूर को जीता, अब किसको जीता? मराठाओं को जीता। अब कंपनी अपने आप को महान समझने लगी। द क्लेम टू पैरामाउंसी, क्लेम टू पैरामाउंसी मतलब अब कंपनी अपने आप को सुप्रीम समझ लगी कि महान, हमसे ऊपर तो कोई है ही नहीं, पैरामाउंट है, हम महान हैं, ठीक है।
तो आप देख सकते हो कि भाई अर्ली 19th सेंचुरी में कंपनी ने बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई टेरिटोरियल एक्सपांशन की, मतलब एक्सपांड करने की, अपनी टेरिटरीज एक्सपांड करने की, और एक बहुत ही खतरनाक कूटनीति अपनाई। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 to 1823 a new policy of paramountcy was initiated। अब आया लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स भी जो गवर्नर जनरल था, ठीक है। सो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स आया, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स आया। कब से कब तक आया लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स आया? कब से कब तक आया? वो 1813 से 1823 तक आया। और उसने कौन सी ट्रीटी साइन करवाई? उसने नई पॉलिसी लाई जिसका नाम था पैरामाउंटसी, ठीक है। उसने कौन सी ट्रीटी लाई? पैरामाउंटसी की ट्रीटी लाई। पैरामाउंटसी मतलब हम महान, ठीक है। सो वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बना था, वो इंडिया में आया था, 10 साल गवर्नर जनरल रहा और वो अपने साथ एक नई पॉलिसी लाया। अब कंपनी ने क्लेम किया कि भाई अब वो महान है, भाई उसकी वो सबसे ऊपर है और वो अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगी और मतलब किसी भी राज्य को जीतेगी। और मतलब पर ऐसा तो है नहीं कि आप आओ और आप बोलो हम महान हैं, आपको कोई चैलेंज ना करे। तो कंपनी को चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने कित्तूर जीतने की कोशिश की। कित्तूर एक कर्नाटक है आज। कित्तूर क्या है? कर्नाटक है। सो ब्रिटिशर्स ने क्या जीतने की कोशिश की? कित्तूर। मतलब अपने आप को महान समझने लगी कंपनी और कित्तूर जो कि कर्नाटक है आज, उसको जीतने की कोशिश की, ठीक है। सो उसकी रानी थी चन्नम्मा, ठीक है, रानी का नाम है चन्नम्मा, रानी चन्नम्मा। तो रानी चन्नम्मा है, उसने हथियार उठाए और उसने मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ मूवमेंट किया। मूवमेंट मतलब वो उनके खिलाफ बगावत में उतरी, ठीक है। और उसे अरेस्ट किया गया 1824 में और वो प्रिजन में ही मर गई, ठीक है, 1829 में, ठीक है। बट रणयन मतलब 1824 को उसको अरेस्ट किया कंपनी ने क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो आंदोलन करने लगी रानी, और 1829 में उसको मतलब वो कैद में ही मर गई। रणयन एक और था पुअर ऑफ संगोली इन कित्तूर। वो मतलब रानी के मरने के बाद भी एक बहुत ही गरीब चौकीदार था जिसका नाम था रायण, ये नाम है उसका, ठीक है, रायण था पुअर चौकीदार संगोली इन कित्तूर। वो भी कित्तूर का ही था। रानी के मरने के बाद उसने भी ब्रिटिशर्स को रेजिस्टेंस मतलब उनके खिलाफ आंदोलन चालू रखे और उसको लोगों का भी सपोर्ट मिला और उसने बहुत सारे ब्रिटिशर्स के कैंप्स उजाड़ दिए और आखिर ब्रिटिशर्स ने उसको भी पकड़ लिया 1830 में और उसको भी फांसी चढ़ा दी, ठीक है। मतलब ब्रिटिशर्स सब पूरे तैयार थे, उनको रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ रहा था, उनके खिलाफ लोग भी थे पर वो लोगों को मारे जा रहे थे। फिर पेज नंबर 19 पे, लेट 1830 से ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया। अब 1830 के एंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अब रशिया की चिंता सताने लगी। क्यों? क्योंकि रशिया की भी अब नजर एशिया पे थी और उनको डर था वो एशिया आते आते इंडिया ना आ जाए, ठीक है। रशिया वालों की भी नजर अब इंडिया पे पड़ चुकी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से बहुत अच्छा कमा रही थी, यहाँ के राज्य एनेक्स कर रही थी, जीते जा रही थी। अब यहाँ के लोग भी डरने लगे थे, राजा इनसे डर रहे थे, अजीब अजीब सी पॉलिसियां निकाल के ये इंडियन किंग्स को अपने हाथ कर रही थी। कईयों को तो मार दिया, कईयों के राज्य लूट लिए। तो अब मतलब इन्हें अब रशिया का डर सताने लगा। उनको लगा हमारी तरह रशिया भी ना आ जाए एशिया से होकर और इंडिया ना आ जाए नॉर्थ वेस्ट की सीमा से। तो इसी डर के कारण उन्होंने नॉर्थ वेस्ट में भी अपना कब्जा करना चाहा। तो उन्होंने अफगानिस्तान के साथ भी लड़ाई लड़ी, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ ब्रिटिश ने, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, 1838 से 1842 तक इन्होंने लड़ाई लड़ी अफगानिस्तान से,
ठीक है। अफगानिस्तान से 1838 से 1842 तक लड़ाई लड़ी, ठीक है। और वहां पे उन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया और उन्होंने सिंध ले लिया। सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843 और उन्होंने सिंध को भी कैप्चर कर लिया, ठीक है। सिंध भी एक जगह थी, उसको भी कैप्चर किया। अफगानिस्तान को कैप्चर किया, 1843 में सिंध को कैप्चर किया। अब उनकी नजर पंजाब पे थी, ठीक है। अफगानिस्तान, क्योंकि पहले तो 1947 से पहले तो इंडिया पाकिस्तान एक ही थे ना, तो अब उन्होंने सिंध को भी हथिया लिया, ठीक है। सिंध को कब हथियाया कंपनी ने? 1843 में, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने पंजाब पे नजर मारी। सो पंजाब का उस टाइम राजा था महाराज रंजीत सिंह, ठीक है। उस टाइम पंजाब का राजा था महाराज रंजीत सिंह और उन्होंने कंपनी को रोके रखा, मतलब कंपनी को घुसने नहीं दिया अपने पंजाब में। पर उनकी डेथ के बाद 1839 में उनकी डेथ के बाद और उन्होंने सिख राज्य के साथ लड़ाइयां लड़ी, मतलब रंजीत सिंह के होते तो वो घुस नहीं पाए पंजाब में, पर उनकी डेथ हुई। उसके बाद उन्होंने सिखों से, पंजाबियों से लड़ाई की और अल्टीमेटली 1849 में उन्होंने पंजाब को भी एनेक्स कर लिया। 1849 में पंजाब को भी एनेक्स कर लिया। ठीक है। इसके बाद मतलब देखो आप कंपनी किस तरह से पावर बढ़ाए जा रही है। हैदराबाद, अवध, फिर पंजाब, मैसूर, ठीक है। तो कैसे कैसे कंपनी सब जीते जा रही है। अब एक कंपनी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स करके पॉलिसी लाई, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब वो क्या पॉलिसी थी? अब अब थोड़ा इंडिया रहना जीतना बाकी था, ठीक है। अब मतलब उन्होंने अपनी कपटी पॉलिसियों से, सब्सिडरी एलियंस, पैरामाउंट सी, ऐसी पॉलिसी से उन्होंने खासा इंडिया को जीत लिया था, बहुत सारे राज्य जीत लिए थे। अब एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये नई पॉलिसी लाए, ठीक है। ये पॉलिसी में ये द फाइनल वे ऑकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी, और ये पॉलिसी कौन लाया? लॉर्ड डलहौजी। अब जो बचे खुचे राज्य थे, जो फाइनल एनेक्सेशंस मतलब अब जो राज्य बच गए थे जीतने, तो वो अब लॉर्ड डलहौजी ने वो पूरे किए, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी अब लॉर्ड डलहौजी क्या लाया? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाया, नई पॉलिसी लाया, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। सो इस पॉलिसी के हिसाब से लॉर्ड डलहौजी, पहले तो लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था 1848 से 1856, ठीक है। तो उसने एक नई पॉलिसी बनाई जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नाम दिया। इस डॉक्ट्राइन के हिसाब से, इस पॉलिसी के हिसाब से क्या डिक्लेरेशन थी? द डॉक्ट्राइन डिक्लेयर्ड दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हेयर हिज किंगडम वुड लैप्स, दैट इज बिकम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। मतलब अगर कोई इंडिया का राजा बिना बेटे के मर जाता है, मतलब उसको कोई संतान नहीं है, वो मर जाता है, तो डायरेक्टली उसकी जो टेरिटरी है वो लैप्स हो जाएगी। लैप्स मतलब कंपनी के हाथ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका कोई अपना वारिस नहीं है, ठीक है भाई, कंपनी चलाएगी उसका राज्य। तो वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज एनेक्स सिंपली बाय अप्लाइंग द डॉक्ट्राइन। अब यही इस पॉलिसी में भी काफी किंगडम्स जीते ब्रिटिशर्स ने। ऐसे बहुत सारे राज्य थे जिनको, बहुत सारे राजा थे जिनके खुद के बेटे नहीं थे, कईयों ने दत्तक लिए थे, कईयों ने मतलब एडॉप्ट किए थे, पर बेटे नहीं थे, या कईयों को बहुत बेटियां थी। कंपनी की पॉलिसी यही थी, अगर कोई राजा बिना बेटे के मर जाता है तो सिंपली उसकी जायदाद सिंपली किसको चली जाएगी? कंपनी को, उसका राज्य कंपनी को चला जाएगा, ठीक है। तो वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज एनेक्स्ड सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्राइन। सबसे पहले सतारा जीता गया। सतारा ये भी एक राज्य था, सतारा 1848 में जीता गया। फिर संबलपुर, इसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, मतलब इन राजाओं की अपनी संतानें नहीं थी। सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में और नागपुर 1853 और फाइनली झांसी 1854 में जीता गया। मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे 5 स्टेट्स डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में कंपनी ने जीते।
Finally, in 1856, the company also took over Awadh. This time, the British had an added argument that they said they were obliged by duty to take over Awadh in order to free of the Nawab. Enraged by the way in which the Nawab was deposed, the people joined the great revolt that broke out in 1857. ठीक है, अब यहाँ पे भी मतलब कंपनी अब इसी पॉलिसी के अंडर 1856 में अवध को भी जीतने आई। पर अवध को कैसे जीता? यहाँ के नवाब की बेइज्जती की उन्होंने क्या बोला कि भाई ये तो हम अच्छा है कि हम अवध हमारे हाथ में ले रहे हैं, यहाँ के राजा को तो राज करना भी नहीं आता। तो वहाँ की प्रजा वो बहुत ही ज्यादा मतलब उनको खराब लगा, ह्यूमिलिएशन लगा, उनको अपनी बेइज्जती लगी और उन्होंने कंपनी के खिलाफ रिवोल्ट किया 1857। ठीक है, सन 57 का आपने पढ़ा होगा, सन 57 का रिवोल्ट 1857 में रिवोल्ट किया कंपनी के खिलाफ। तो मतलब इस तरह से ये जीत रहे थे। ऐसा नहीं है कि सब चुप करके बैठे थे, इंडियंस चुप करके नहीं बैठे थे, कोशिश तो कर रहे थे अपने आप को बचाने की, पर ये लोग थोड़े ज्यादा पावरफुल थे और खुद को बचा नहीं पा रहे थे। पेज नंबर 21 पे सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब एक नया एडमिनिस्ट्रेशन, भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था वो राजा के अंडर चल रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शासन करना, ठीक है भाई, शासन करना। शासन किसके अंडर था? राजा के अंडर चल रहा था। तो अब नया एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप हुआ। जो वॉरेन हेस्टिंग्स था वो गवर्नर जनरल था 1773 से 1785 तक। ठीक है, सो उसने भी कंपनी का पावर बहुत एक्सपांड किया। ठीक है, सो वॉरेन हेस्टिंग्स कब से कब तक गवर्नर जनरल था? 1773 से 1785 तक था। ठीक है, तो उसने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कंपनी का पावर एक्सपांड करने के लिए। और कंपनी ने अब खाली बंगाल में ही खाली अपनी पावर नहीं फैलाई थी, पर अभी मद्रास, बॉम्बे और अब इन ब्रिटिश टेरिटरीज को प्रेसिडेंसीज बोलने लगे। मतलब पहले स्टेट्स बोलते थे, अब प्रेसिडेंसीज बोलने लगे। और 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, 3 प्रेसिडेंसीज थी। ठीक है, सो अब स्टेट्स की जगह प्रेसिडेंसीज हो गई। ठीक है, सो प्रेसिडेंसीज कौन सी थी? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसीज हो गई, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। और हर प्रेसिडेंसी को एक रूलर दे दिया गया, मतलब ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया। और हर रूलर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग सबसे पहला गवर्नर जनरल था इन प्रेसिडेंसीज का। ठीक है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस। उसने मतलब कानून में उसने नए नियम लाए। 1772 में एक नया सिस्टम लागू हुआ। 1772 में एक नया सिस्टम लागू हुआ कि हर जस्टिस के 2 कोर्ट्स होंगे। ठीक है, एक क्रिमिनल कोर्ट और एक सिविल कोर्ट। मतलब वॉरेन हेस्टिंग किस में काम कर रहा था? वॉरेन हेस्टिंग मतलब न्याय देने में काम कर रहा था, न्याय देने में। ठीक है, तो मतलब हर जस्टिस के 2 कोर्ट्स होंगे, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट। ठीक है, कितने कोर्ट्स? क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट। ठीक है, तो 2 होंगे, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट। ठीक है, मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रिटेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स। तो जो इंडिया के मौलवी थे, मतलब जो मुसलमानों के मेन, और हिंदू के जो पंडित थे, जो हिंदुओं के पंडित थे,
उनको इंटरप्रिटेड इंडियन लॉस फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स द, और उन्होंने मतलब यहाँ पे इंडियन लॉ बताया उनको। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर अ काजी एंड अ मुफ्ती, मतलब जो सिविल कोर्ट मौलवियों के और हिंदू पंडितों के हिसाब से चलता था, क्योंकि सारे कानून जो नियम थे इंडिया के उनको पता थे। और क्रिमिनल कोर्ट किसके अंडर चलता था? काजी और मुफ्ती के, ठीक है, काजी और मुफ्ती के। काजी मतलब जज और मुफ्ती का मतलब मुस्लिम कम्युनिटी का ही एक जज, ठीक है, मतलब मुसलमानों के हाथ में था ये जो दूसरा कोर्ट था क्रिमिनल कोर्ट। पर उनको वो कलेक्टर्स के अंडर ही थे, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उनके अंडर ही थे। मतलब जो सिविल कोर्ट थे वो मौलवी और पंडित चलाते थे, और जो क्रिमिनल कोर्ट थे वो काजी और मुफ्ती चलाते थे, पर उनके ऊपर कलेक्टर्स थे, ठीक है। सो पीछे आते हैं पेज नंबर 22 पे। The major problem was that the Brahman Pandit gave different interpretations of local laws based on different schools of धर्म शास्त्र, ठीक है। So, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? जो ब्राह्मण पंडित थे वो अपने धर्म शास्त्र के हिसाब से कानून बताते थे। मतलब कानून किसको दिया गया? कानून इन ब्राह्मण पंडितों के हाथ में सिविल कोड दिया गया था। तो प्रॉब्लम ये थी, जस्टिस में प्रॉब्लम ये थी कि भाई ये लोग अपने जो लोकल लॉज हैं, ठीक है, मतलब वो अपने लॉज बताते, धर्म शास्त्र के हिसाब से लॉ बताते थे, कानून। तो कानून में एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, एक सरखा कानून बनाने के लिए 1775 में 11 पंडित बिठाए गए और उन्हें कहा गया कि एक हिंदू लॉज की किताब बनाओ, हिंदू कानूनों की किताब बनाओ। N.B. Halhed ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश, और इन कानूनों की किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? N.B. Halhed ने। N.B. Halhed ने, ठीक है। सो N.B. Halhed ने इन कानूनों की किताब को क्या किया? ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, और 1778 में एक मुस्लिम लॉज का कोड बनाया गया। मतलब हिंदू, इनका मानना सिर्फ यही था ब्रिटिशर्स का कि भाई इंडिया में दो ही लोग एग्जिस्ट करते हैं, हिंदू और मुसलमान। तो उन्होंने क्या किया? हिंदुओं के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उन्हें कंपाइल कराया, और मुसलमान, ठीक है, मुस्लिम्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको भी कंपाइल कराया। 1778 में अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वाज आल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस। 1778 में ऐसे ही मुसलमानों को भी कहा गया तुम भी अपने लॉज लिख के दो हमें। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड। तो ऑलरेडी सिविल कोर्ट था, क्रिमिनल कोर्ट था, अब इनके लॉ सारे लिखाए गए इनके भाषा में और फिर उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। अब नया कोर्ट आया जिसका नाम था सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, 1773 में आया, और उन्होंने द सरदार निजामत अदालत वाज आल्सो सेट अप एट कलकत्ता। और इन तीनों कोर्ट्स से ऊपर भी, मतलब कोई अगर सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी किसी को फैसला नहीं मिल रहा है तो उसके लिए एक और अदालत करी गई जिसका नाम था सरदार निजामत अदालत, कलकत्ता में, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट आया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी आया, और फिर सरदार निजामत अदालत कलकत्ता में सेट की गई। सरदार निजामत अदालत, ठीक है, कलकत्ता में सेट की गई, ठीक है। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर। अब इंडियन डिस्ट्रिक्ट में जो मेन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर। As the title suggests, his main job was to collect revenue and taxes and maintain law and order in his district with the help of judges, police officers and daroga. किसी भी इंडियन डिस्ट्रिक्ट में, मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, जिले में जो मेन था वो कलेक्टर था,
ठीक है ना। और नाम देखो, कलेक्टर का मतलब क्या हुआ, इनको कलेक्ट करना होता था। कलेक्ट क्या करने होते थे, रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब टैक्सेस लेने होते थे ताकि लॉ और ऑर्डर बना रहे डिस्ट्रिक्ट में। जजेस, पुलिस ऑफिसर्स और दरोगास की मदद से। His office, the Collectorate, became the new center of power and patronage that steadily replaced previous holders of authority. और उसके कलेक्टर के ऑफिस को कलेक्टोरेट कहा जाता था और मतलब उसका ही पावर अब सुप्रीम हो गया। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर का पावर महान हो गया और उसका काम था टैक्स को कलेक्ट करना, लॉ ऑर्डर मेंटेन करना, किसकी मदद से, जजेस, पुलिस ऑफिसर्स और दरोगा। दरोगा भी एक तरह से ऑफिसर्स, पुलिस ही वाले ही हुए। ठीक है। द कंपनी आर्मी, अब कंपनी आर्मी क्या कर रही है इस सब में। कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉट इन सम न्यू आइडियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म, बट इट्स पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। जो ये इंडिया में कॉलोनियल रूल था, कॉलोनियल रूल का मतलब ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया पे अपना कब्जा किया था वो रूल, तो उसे कॉलोनियल कहते हैं। सो जो कॉलोनियल रूल था इंडिया में, उसमें नई नई आइडियाज आई, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की, रिफॉर्म की, पर उनका जो पावर था पूरा उनकी मिलिट्री पे ही था। मतलब ये जो कॉलोनियल रूल था इंडिया का वो पूरा किस पे निर्भर था, मिलिट्री पे। द मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवलरी, trained soldiers on horseback, and infantry, that is paidal soldiers. They were given training in archery and the use of sword. The cavalry dominated the army and the Mughal did not feel the need to have a large professionally trained infantry, had a large number of armed peasants, and the local zamindars often supplied the Mughals with paidal soldiers. अब क्या था, मतलब मिलिट्री बहुत स्ट्रांग थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसे ही तो सब कुछ जीता था। मतलब डलहौजी ने, क्लाइव ने, इन सब ने क्या किया था, सब पे अटैक ही तो किया था। तो इन्होंने अपनी मिलिट्रीज बहुत स्ट्रांग कर ली थी। ठीक है। सो उन्होंने क्या किया, द कॉलोनियल रूल इन इंडिया ब्रॉट इन सम न्यू आइडियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म, बट इट्स पावर रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। मतलब इनका जो पावर है पूरा मिलिट्री स्ट्रेंथ पे ही था। मुगल आर्मी में कौन कौन था, कैवलरी थे। ठीक है। कैवलरी कौन थे, कैवलरी का मतलब होता था जो मुगलों की आर्मी में, मुगलों की आर्मी में मतलब जो मुस्लिम्स थे, ठीक है, उनकी आर्मी में जो घुड़सवार नहीं बोलते, हॉर्स पे बैठ के वो जो लड़ाई करते वो थे, कैवलरी कहते हैं उन्हें इंग्लिश में। एंड इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मतलब पैदल चलने वाले सोल्जर्स भी थे और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी बाकायदा। किस किस चीज की, आर्चरी की, आर्चरी मतलब तीर कमान, तीरंदाजी की, और उन्हें स्वर्ड चलाने की भी ट्रेनिंग देते थे। स्वर्ड मतलब तलवारबाजी की ट्रेनिंग देते थे। द कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनली ट्रेन्ड इन्फेंट्री। अब जो कैवलरी थी, कैवलरी मतलब ये जो घोड़सवार थे, आर्मी में उनकी ही बहुत अच्छी पोजीशन थी और उनको ऐसे नहीं लगता था कि भाई उन्हें इन्फेंट्री की जरूरत है। इन्फेंट्री मतलब पैदल चलने वाले सोल्जर्स की जरूरत नहीं है, घोड़े वाले जो कैवलरी सोल्जर्स है वो बहुत है। जो रूरल एरियाज थे उनके पास बहुत सारे आर्म्ड पीजेंट्स थे। आर्म्ड पीजेंट्स मतलब जो गांव वाले इलाके थे वहां उनके पास ऐसे खेड़ूत थे जिनके पास हथियार थे। ठीक है। आर्म्ड पीजेंट्स एज the rural areas had a large number of armed peasants and the local zamindars often supplied the Mughals with पैदल soldiers। ठीक है। और वहां के लोकल जमींदार जो मुगलों को ये पैदल सोल्जर्स बेचते रहते थे, मतलब उनको वो नौकरी पे रखते रहते थे। A change occurred in the 18th century when Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers. When it began recruitment for its own army, which came to be known as the Sepoy Army, from Indian word सिपाही meaning soldier। अब आर्मी में एक चेंज आया। क्या चेंज आया कि 18th सेंचुरी में मुगल सक्सेसर स्टेट्स, मतलब ये जो अवध और बनारस को जीत चुकी थी, उन्होंने अपनी आर्मी में किसानों को रखना चालू कर दिया और उन्हें ट्रेन करने लगी एक सोल्जर की तरह। मतलब किसान इनको सस्ते पड़े
तो उन्होंने सोल्जर के तौर पे उन्हें रखना चालू कर दिया। द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड व्हेन इट बिगेन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को जब अपनी पर्सनल आर्मी तैयार, मतलब इनकी पर्सनल आर्मी भी होती थी, क्योंकि कभी कोई राजा बगावत पे आ जाए तो इनकी ब्रिटिशर्स की अपनी आर्मी भी होती थी। तो उन्होंने अपनी पर्सनल आर्मी में भी ऐसे ही फार्मर्स को जगह देना चालू कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड व्हेन इट बिगेन द रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी, मतलब इन्होंने अपनी आर्मी के लिए भी रिक्रूटमेंट चालू कर दी और उन्होंने इस आर्मी का नाम सिपॉय आर्मी रखा। सिपॉय का मतलब सिपाही, ठीक है, आप सिपाही बोलते हो ना। As warfare technology changed from 1820s, the cavalry requirements of the company's army declined. मतलब अब देखो, अब जो टेक्नोलॉजी आगे आती गई, ठीक है, 1820 से बदलती गई टेक्नोलॉजी लड़ाई की, तो अब जो कैवलरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज आर्मी डिक्लाइन, अब मतलब जो घुड़सवार थे अब कंपनी को नहीं चाहिए थे, कैवलरी मतलब ये घुड़सवार वाले सिपाही नहीं चाहिए थी। This is because the British Empire was fighting in Burma, Afghanistan and Egypt, where soldiers were armed with muskets and matchlocks, ठीक है, मतलब और क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स अब किस किस के साथ लड़ाइयां कर रहे थे, बर्मा के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इजिप्ट के साथ। तो वहां पे उनको कैसे सोल्जर्स भेजने पड़ रहे थे, वहां उन्हें मतलब बहुत हैवी गन्स लिए हुए वो सोल्जर्स भेजते थे और मैचलॉक ऐसी गन होती है जिसको माचिस से जलाया जाता है, ठीक है, मतलब अब मतलब घुड़सवार वाले सोल्जर्स नहीं, अब उनको इन्फेंट्री सोल्जर्स ही चाहिए थे जिनके हाथ में भारी भरकम बंदूकें वगैरह हों, ठीक है। इन द अर्ली 19th century the British began to develop a uniform military culture। और अर्ली 19th century में जो ब्रिटिशर्स थे अब वो यूनिफॉर्म भी उन्होंने डिसाइड कर ली कि अब सब सेम यूनिफॉर्म पहनेंगे। सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर। अब जो सोल्जर्स थे, जो इंडियन सोल्जर्स थे, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी यूरोपियन स्टाइल में, ठीक है, और उन्हें प्रैक्टिस दी जाती थी डिसिप्लिन की, मतलब पहले जो होता था उससे पूरा अलग। Often this created problems since caste and community feelings were ignored in building a force of professional soldiers। ऐसा करने में उनको मतलब जो हमारा धर्म था, हिंदू का धर्म, मुसलमान का धर्म, वो धर्म को भी बहुत बारी ठेस पहुंचती थी क्योंकि वो बहुत प्रोफेशनल होते थे। मतलब एक बार ऐसा था कि एक बॉम्ब को मुंह में डाल के उसे फोड़ना था और वो बॉम्ब काओ के बीफ का बना हुआ था, पिग और काओ के बीफ हिंदू और मुस्लिम्स में अलाउड नहीं है, ठीक है। पिग मुस्लिम्स नहीं खाते हैं और काओ हिंदू नहीं खाते हैं, तो वो बीफ उन दोनों सोल्जर्स को मुंह में अड़ाना पड़ता था। तो इससे उनकी जो धर्म था उसको भी वो हो रहा था, धर्म की भावना को भी ठेस पहुंचती थी। Could they see themselves only as soldiers and not as members of community? मतलब उन्हें सिर्फ सोल्जर्स की तरह ही देखा जाता था, एक कम्युनिटी मेंबर्स की तरह नहीं। What did the sepoys feel? How did they react to the change in their lives and their identity, that is their sense of who they were? The revolt of 18 gives us a glimpse into the world of sepoys। और फिर ये सिपाहियों ने मिलके एक उग्र आंदोलन किया 1857 में, क्योंकि उनकी फीलिंग्स का मान ही नहीं रखा जाता था। उनको यूरोपियन स्टाइल के सोल्जर्स बनाने के चक्कर में उनके धर्म के साथ भी खेला जाता था, ठीक है। सो आज हम यही पेज 23 पे एंड करते हैं। कंक्लूजन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चैप्टर ऑलमोस्ट हमने खत्म कर ही लिया, ठीक है। सो इस चैप्टर में हमने आज क्या देखा, किस तरह से ब्रिटिशर्स ने अलग अलग स्टेट्स एनेक्स किए, अलग अलग पॉलिसीज लाके, सब कुछ डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स और पैरामाउंसी कैसी कैसी पॉलिसीज लाई और कैसे एक एक इंडियन स्टेट को कैप्चर करते गए। सबसे महान राजा टीपू सुल्तान, फिर रानी आई, ठीक है, चन्नम्मा रानी आई, फिर रंजीत सिंह आए, ठीक है। सो ऐसे ऐसे लोग भी आए, पर उसको भी कुचलते कुचलते वो अपना पावर बढ़ाते गए। और फिर कैसे ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन में घुस गए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये लोग घुस गए, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में भी बदलाव लाने लगे, ठीक है।
कैसे ये लोग हमारी लाइफ्स में घुस गए, कैसे सिपाही भी उन्होंने इंडियन रखने चालू कर दिए। ठीक है, सिपाहियों की भी भावना को ठेस पहुंचाने लगे। ठीक है, सो हम फाइनली कंक्लूजन नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमने पेज 23 के कंक्लूजन तक किया है, पेज 23 के कंक्लूजन पार्ट तक किया है। तो आप अच्छे से कर लेना, सारा का सारा चैप्टर बहुत इजी है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। डू द एंटायर, मतलब रीडिंग ज्यादा है आज, लिखने से ज्यादा रीडिंग है। प्लीज डू रीड इट, ठीक है, रीड इट प्रॉपरली एंड प्लीज डू ईच एंड एवरीथिंग एंड सेंड इट मी। खास नहीं है आज तो, व्हाट्सएप पे यही भेजना है, बट डू द रीडिंग। ठीक है, थैंक यू।